हेलो एवरीवन। आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में आखिर हम लोग क्या पढ़ते हैं और व्हाई इज दिस चैप्टर सो स्पेशल कि इसको ट्वेल्थ में एक प्लेस दिया गया है आफ्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चौथे नंबर का चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और जैसा कि हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट का भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो आज तो आपके लिए कोई स्पेशल बात नहीं होगी, क्योंकि आज के वर्ल्ड में तो कई जगह पे करंट का इस्तेमाल करके मैग्नेटिज्म पैदा करा जाता है। पर पहले के ज़माने में ऐसा माना जाता था कि मैग्नेटिज्म सिर्फ मैग्नेट से ही पैदा हो सकता है। 2000 सालों तक हमें पता था अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, पर सिर्फ 200 साल पहले ही हमें यह पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की दुनिया के बीच में कोई कनेक्शन भी हो सकता है। यानी आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में 2000 साल से पता है, पर इन दोनों का आपस में भी कोई कनेक्शन है ये हमें 200 साल पहले ही पता चला है। 1820 में एक साइंटिस्ट ऑरिस्टेड ने एक्सीडेंटली ये डिस्कवर करा था कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है। जी हाँ, करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो सकती है। हमें तो ये पता था करंट कैरिंग वायर में करंट होता है और उसकी मदद से बल्ब जला लो और अन्य कई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को हम उस करंट की मदद से ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिज्म को जन्म दे सकता है। हमें ये लगता था मैग्नेटिज्म को जन्म सिर्फ मैग्नेट देता है, पर फिर ये एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व हुआ। तो एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये जो चीज ड्रॉ करी है, दिस इज अ करंट कैरिंग वायर। इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन मैंने करंट के डायरेक्शन से ऑपोजिट रखा है। जैसा कि हमने थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ऊपर लेकिन करंट जा रहा है नीचे, जो कि बिल्कुल सही बात है, ऐसा होना भी चाहिए। और पास में किसी एक पॉइंट पे एक चार्ज रखा है रेस्ट पे। ठीक है, तो हमने इस करंट कैरिंग वायर के पास में एक चार्ज रख दिया, चार्ज था रेस्ट पे, एंड इट रिमेन्स एट रेस्ट। यानी कि ये चार्ज रेस्ट पे रखा गया और ये रेस्ट पे ही पड़ा रहा, यानी कि ये वायर इस चार्ज पे कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाया। अब बच्चों से पूछा जाता है कि क्या ये करंट कैरिंग वायर इस चार्ज को हिलाएगा, तो बच्चे कहते हैं सर हमें क्या पता करंट कैरिंग वायर इसको मूव कर पाएगा कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को मैं रिफ्रेश करता हूं, क्या इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट पे जहां पर चार्ज रखा है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब बच्चों को जब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, चार्ज है, तो बच्चों को याद आता है कि हाँ हाँ हाँ, अगर हमारे पास कोई चार्ज है तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी। तो बच्चों का जवाब आता है कि सर इसके अंदर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो चार्ज को मूव होना चाहिए। तो मैंने बच्चों से कहा चार्ज मूव नहीं होता है, यानी जैसा कि हमने ऑब्जर्व किया था एक्सपेरिमेंट में कि चार्ज रेस्ट पे था और चार्ज रेस्ट पे ही रहा, यानी कि चार्ज मूव नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी मतलब एक करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, ये भी अपने आप में एक सवाल है। तो बड़े सिंपल सा ये क्वेश्चन है। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को तो देख लिया, जो कि चार्ज आपने इनको कंसिडर करा कि एक करंट कैरिंग वायर में चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स को आपने देखा और चार्ज की वजह से आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। पर आपने उन पॉजिटिव आयंस को नहीं देखा जिनको ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया। जब इलेक्ट्रॉन ने अपने एटम को छोड़ा तो वहां पे चार्ज आ गया -E, पर एटम का भी तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो एटम पे क्या चार्ज आ जाएगा, +E। बिल्कुल, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -E, एटम पे चार्ज है +E, तो नेट चार्ज क्या हो गया, 0। यानी अगर इसका नेट चार्ज में कंसिडर करूं तो क्या आ गया, 0। तो इसी तरीके से पूरे वायर का नेट चार्ज क्या आ गया, 0। और अगर पूरे वायर का नेट चार्ज 0 है तो गॉस लॉ से आप लोग प्रूव कर सकते हो कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, 0। तो इसी कारण से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो ये जो चार्ज है इस पे फोर्स क्यों लगेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसी चार्ज को जब मैंने थप्पड़ मारा ऊपर की तरफ, ये देखिए अभी वही चार्ज है, पर नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको थप्पड़ मार दिया ऐसे करके, तो मैंने इसको वेलोसिटी दे दी ऊपर के डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको छेड़ेगी नहीं। और पहले तो हमें पता नहीं था कि ये कुछ और पैदा कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड का तो हमें पता ही नहीं था कि ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है। तो हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड तो ये पैदा करता ही नहीं है,
तो फिर ये चार्ज को अगर हमने वेलोसिटी ऊपर दी तो चार्ज को सीधे ही निकल जाना चाहिए था, क्योंकि जब कोई फील्ड है ही नहीं तो चार्ज को छेड़ेगा कौन, और चार्ज को कोई छेड़ेगा ही नहीं तो चार्ज को तो सीधा निकल जाना चाहिए। लेकिन ऑब्जर्व क्या हुआ उस पर ध्यान दीजिए। ऑब्जर्व ये हुआ कि ये चार्ज सीधा ना जाने की जगह डिफ्लेक्ट हो गया। चार्ज क्या हो गया? डिफ्लेक्ट। यही बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना था कि चार्ज डिफ्लेक्ट कैसे हो सकता है। चार्ज को डिफ्लेक्ट करने वाला यहां पर कौन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो किसने चार्ज को डिफ्लेक्ट करा? जरूर वायर ने ही कुछ ऐसा पैदा किया होगा जिसने चार्ज के पाथ को डिफ्लेक्ट कर दिया। तो चार्ज के पाथ को डिफ्लेक्ट करने वाला है मैग्नेटिक फील्ड। कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। इस करंट कैरिंग वायर ने अपने आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी, और उस मैग्नेटिक फील्ड ने, इस भी पॉइंट पे आपको ध्यान देना होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड ने चार्ज को तब डेविएट करा या डिफ्लेक्ट करा जब उसने चलना चालू करा। जब चार्ज रेस्ट पे था तब भी मैग्नेटिक फील्ड तो थी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हालांकि नहीं थी, मैग्नेटिक फील्ड तो थी, उसने उसको नहीं छेड़ा। यानी चार्ज एट रेस्ट को मैग्नेटिक फील्ड नहीं छेड़ती है, मैग्नेटिक फील्ड को दिक्कत है चलते हुए चार्ज से। तो जैसे ही हमने चार्ज को चलाया मैग्नेटिक फील्ड ने उसको डिफ्लेक्ट कर दिया, यानी अ मैग्नेटिक फील्ड इज केपेबल ऑफ अप्लाइंग फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। तो इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। दो पॉइंट यहां पर निकल के आते हैं कि अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, पहली चीज तो ये, और दूसरा वो मैग्नेटिक फील्ड जो एक करंट कैरिंग वायर ने पैदा करी हो या किसी भी चीज ने पैदा करी हो, वो एक मूविंग चार्ज को डिफ्लेक्ट करने पे, उस पर फोर्स लगाने के लिए कैपेबल है। यही दो चीजें इस चैप्टर का आधार है। तो इन एमईसी व्हाट डू वी स्टडी, इट इज क्लियरली रिटन ऑन द बोर्ड ऑल्सो कि एमईसी में हम दो ही चीजें पढ़ते हैं। एक तो हम ये पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग एलिमेंट्स की वजह से कैसी होती है। कोई करंट कैरिंग वायर हो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। अब करंट कैरिंग वायर भी कई प्रकार के हो सकते हैं, कोई गोल वायर हो सकता है तो वो रिंग बन गई, है ना। हमारे पास कोई फाइनाइट वायर हो सकता है, फाइनाइट वायर जैसा कोई ऐसा वायर है, इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो। या हमारे पास कोई इनफाइनाइट वायर हो सकता है जिसका ये वाला एंड भी इंफिनिटी पे, ये वाला एंड भी इंफिनिटी पे। या हमारे पास कोई सेमी इनफाइनाइट वायर हो सकता है लाइक दिस, जिसका एक एंड तो हमें दिख रहा है लेकिन दूसरा एंड इंफिनिटी पे। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें अलग अलग तरह के करंट कैरिंग वायर की वजह से निकालनी होगी। ठीक है, तो पहला हमारा एम क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ वायर्स, समटाइम्स इनफाइनाइट, कभी फाइनाइट, कभी सेमी इनफाइनाइट, कभी रिंग के वजह से उसके एक्सिस पे। खैर ये सब बात की बातें हैं, पर आप समझ गए एक चीज जो हमारे लिए जरूरी है वो ये है। और इनको निकालने के लिए जिन लॉज की हमें जरूरत पड़ती है उसमें पहला है हमारा बायट-सावर्ट लॉ, जो कि हमें पढ़ना है, और दूसरा है हमारा एम्पियर्स सर्किटल लॉ विच इज समवॉट सिमिलर टू गॉस लॉ, है ना। तो गॉस लॉ अगर आपको आता है तो एसीएल को समझना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। और दूसरा पार्ट जो इस चैप्टर का है वो ये है कि कितना फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पे लगता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है कि फोर्स कैसे कैलकुलेट हो ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q जो मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v इस तरीके से, और ये है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई फिर से मैं बता देता हूँ, किसी भी चीज से आ सकती है। हो सकता है आसपास कोई मैग्नेट रखा हो जिसने मैग्नेटिक फील्ड पैदा करी हो सकता है आसपास कोई वायर हो, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड थी लाइक दिस। अब वेलोसिटी इज अ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा, है ना। एज यू कैन सी द एंगल इज थीटा। और फोर्स का डायरेक्शन भी यहां मैंने मार्क कर रखा है कि फोर्स जो है वो बाहर की तरफ है। ऐसा डॉट बना हो तो मतलब बाहर की तरफ, क्रॉस बना हो तो मतलब अंदर की तरफ, बोर्ड में अंदर की तरफ, डॉट बना हो तो बोर्ड में बाहर की तरफ। फोर्स का डायरेक्शन मैंने कैसे कैलकुलेट करा, तो वेक्टर्स में आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट आता होगा, उसी की मदद से मैंने यहाँ पे इसको कैलकुलेट करा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ कैसे। तो जो फोर्स का फॉर्मूला है जिसको आप लोगों को याद कर लेना है, मैग्नेटिक फोर्स, एफ बी मतलब मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किस पे? किसी चार्ज पार्टिकल पे। क्यू एक चार्ज पार्टिकल है जो कि वेलोसिटी v से चल रहा है, इस पे लगा मैग्नेटिक फोर्स। किस फॉर्मूले से मिलता है? क्यू वी क्रॉस बी। व्हाट इज द फॉर्मूला? क्यू वी क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करा जाता है? यहां क्या लिखा है? v क्रॉस b। तो आपको राइट हैंड लेना है
और राइट हैंड की उंगलियों को वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखना है। तो यहाँ पे हमने राइट हैंड लिया, राइट हैंड की उंगलियों को वेलोसिटी के डायरेक्शन में रख लिया लाइक दिस। अच्छा कई बार बच्चे जो है वो डायरेक्शन ऐसे भी रख लेते हैं कि सर ये रख लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसी है, अब मैं बच्चों से कहता हूँ बेटा उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाओ, तो बच्चा कहता है सर कैसे घुमाऊं, मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर है, कैसे घुमाऊं। तो ये कोई रूल थोड़ी ना कि हाथ ऐसे ही रखना है, हाथ को ऐसे भी कर सकते हो भाई, ऐसे कर लो, हाथ को इस तरीके से कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं नाउ यू कैन मूव दी, यू कैन कर्ल योर फिंगर्स टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने आपके राइट हैंड की फिंगर्स को वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखा, फिर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाया। अंगूठा खोल लें, अंगूठा कहाँ रहा है, बाहर की तरफ, यही डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फोर्स का। कितना सिंपल है। पर मैं आप लोगों को यह बात दावे से बता सकता हूं कि 90% बच्चों को एमईसी में डायरेक्शन फाइंड आउट करने में ही दिक्कत होती है, और मेन कारण ये होता है कि उन्हें क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकालना नहीं आता है। तो डायरेक्शन निकालना इतना ही सिंपल है कि जैसे ये जो पहला वेक्टर है उसके डायरेक्शन में उंगलियां रख के दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल कर ले और अंगूठा खोल दें, वो आपको इस फोर्स का डायरेक्शन दे देगा। तो फोर्स है हमारा बाहर की तरफ। अब इस फोर्स के बारे में कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। तो एज वी कैन सी द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स जो किसी चार्ज पार्टिकल पे है वो है क्यू वी क्रॉस बी। अब क्रॉस प्रोडक्ट खोलने पर क्या निकल कर आता है, साइन थीटा। v क्रॉस b को खोलेंगे तो क्या निकल के आएगा, साइन थीटा। v क्रॉस b इज vb साइन थीटा। डायरेक्शन मैंने आपको बता ही दिया, यहां मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। डायरेक्शन आप जानते हैं, डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ। तो हमारे पास यहां मैग्नीट्यूड आ गया क्यू vb साइन थीटा, जिसमें थीटा हमारी क्या चीज है, एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर। अब किन किन केस में मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा ये समझना बहुत जरूरी है। ये एज अ एमसीक्यू भी आ सकता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है बोर्ड में। किन किन केस में मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, अगर Q जीरो हो, Q जीरो मतलब चार्ज ही नहीं है, यानी न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा सकती, फोटोन पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा सकती, इट इज न्यूट्रल। न्यूट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा सकती, इट इज न्यूट्रल। तो न्यूट्रल पार्टिकल्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। बात क्लियर हो गई। दूसरा, अगर वेलोसिटी जीरो हो, तो जैसा कि हमने यहां पर देखा था, अगर चार्ज रेस्ट पर हो, किस पर हो, रेस्ट पर, तो मैग्नेटिक फील्ड उसको नहीं छेड़ती। तो चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट हो तो भी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो। और एक और केस में मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को नहीं छेड़ती, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी राइट में है और आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो भी राइट में चल रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में चल रहा हो, तो भी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या होगा, जीरो। क्यों, थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो क्यू वी बी इंटू जीरो क्या हो गया, जीरो। दूसरा, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड राइट में और ये चल रहा हो लेफ्ट में, यहां पर थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री, और इस केस में भी फोर्स क्या होगा, जीरो। बात यहां पर आपको क्लियर हो गई होगी कि फोर्स जीरो कब कब होता है। फोर्स इज जीरो ऑन अ न्यूट्रल पार्टिकल, फोर्स इज जीरो ऑन अ पार्टिकल एट रेस्ट, एंड फोर्स तब भी जीरो होगा जब कोई पार्टिकल चले लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चले या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चले। एक फाइनल पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर, जिसका इस्तेमाल मैं नेक्स्ट वीडियो में भी करूंगा, जब हम ये पढ़ेंगे कि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलता कैसे है, यानी उसका पाथ कैसा होता है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये फोर्स ऐसा लग गया, पर इस फोर्स के कारण आगे का इसका पाथ कैसा होने वाला है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और उसको समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है एक सिंपल सी बात कि एफ बी जो है वो v और b के क्रॉस प्रोडक्ट से पैदा होता है। क्रॉस प्रोडक्ट से पैदा हुआ वेक्टर जो होता है, ये एफ बी इन दोनों के क्रॉस से पैदा हुआ है, तो ये एफ बी परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के और एफ बी परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फोर्स आपके डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हो गया। और फोर्स जब डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो। तो आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें यह बड़ी बात है कि मैग्नेटिक फोर्स कभी कोई वर्क नहीं कर सकता, इसलिए वो कभी भी पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं कर सकता।
पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकता। वर्क एनर्जी थ्योरम से आप लोग याद कर लीजिए कि वर्क डन अगर जीरो होगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको लेते हुए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मूव करेंगे और वहां पर हम समझेंगे कि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कैसा पाथ लेता है। थैंक यू।